नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। तो क्लास 7th की हिंदी में आप सभी को पता है, हम अपने पिछले कुछ सेशन से लगातार पढ़ रहे हैं कारक। कारक जो कि चिन्ह होते हैं, जो हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जब हम संबंध यहाँ पर चिन्हित करने के लिए, संबंध बताने के लिए प्रयोग करते हैं। तो अभी तक आप कारकों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि कारक की परिभाषा क्या होती है, कारक के कितने भेद होते हैं। तो आज भी हम अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक आज हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा और इस पाठ से जुड़े हुए कुछ अभ्यास के प्रश्न भी आज हम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आप सभी रेडी हो जाइए, अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेकर चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करेंगे आज का सेशन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपने पिछले सेशन में पढ़ रहे थे अपादान कारक। और अपादान कारक का जो यहाँ पर हमने विभक्ति चिन्ह, जो परसर्ग हमने बताया था, वो था से। तो हमने इसमें कहा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, पृथकता यानी कि अलग होना, ठीक है, पृथकता यानी कि अलग होने का बोध होता है या दूरी का बोध होता है या तुलना आदि का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने कहा कि जो अपादान कारक की विभक्ति है वो है से, और यहाँ पर हमने लिखा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। और इसमें आपका जब आप प्रश्न करेंगे से, तो ये आपका जो अपादान कारक की भी जो विभक्ति है, ये आपको बिल्कुल पता चल जाएगी अगर आप किससे प्रश्न करेंगे। तो किससे पत्ते गिरते हैं, आप लिखेंगे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। बच्चा किससे गिर पड़ा, तो आप बताएंगे बच्चा साइकिल से गिर पड़ा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कहा कि ये जो से की विभक्ति है, इसको आप इस तरह से प्रयोग करेंगे। और एक विशेष बात हमने यहाँ पर अपादान कारक के लिए पढ़ी थी कि इसमें विशेष कारक क्या होता है। देखिए, हमने कहा पत्ते कहाँ से गिरते हैं, तो पत्ते पेड़ से गिरते हैं। बच्चा कहाँ से गिर पड़ा, बच्चा साइकिल से गिर पड़ा। तो दोनों में आप देखते हैं से और से, ये दो विभक्ति हमने लगाई है। और लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि जब आपने अपादान कारक की विभक्ति से और करण कारक में भी आपने से की विभक्ति पढ़ी है, अपादान कारक में भी आपने से की विभक्ति पढ़ी और करण कारक में भी आपने से की विभक्ति पढ़ी। लेकिन आपने अपादान कारक में क्या देखा? अपादान कारक में आपने देखा कि जो से की विभक्ति प्रयोग की गई है, वो किसी भी चीज के पृथक्करण के लिए, किसी भी चीज की दूरी के लिए प्रयोग की गई है। लेकिन अगर आप करण कारक में जो से की विभक्ति है, उसके लिए अगर पढ़े, तो वो एक साधन का बोध कराता है। ठीक है, किसका बोध कराता है? साधन का बोध कराता है। जैसे मैंने कहा कि बच्चे किससे लिखते हैं, तो बच्चे पेन से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साधन का बोध आपको कराया जा रहा है। और अपादान कारक जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसमें हमें से की जो विभक्ति है, वो किसी भी चीज के पृथक्करण, दूरी या दोनों की तुलना के बारे में बोध करा रही है। दोनों चीजों की तुलना के बारे में बोध करा रहा है। इसका एग्जाम्पल एक हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक उदाहरण हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या इसका उदाहरण बन सकता है। देखिए, मैं कलम से लिखती हूँ। मैं कलम से लिखती हूँ। ठीक है, अगला, वह छत से
गिर पड़ा। वह छत से गिर पड़ा। तो दो हमने यहाँ पर वाक्य लिखे हैं अलग अलग, आप देख सकते हैं। सबसे पहले कि मैं कलम से लिखती हूँ और दूसरा वह छत से गिर पड़ा। तो इसको आप कैसे समझेंगे कि इसमें अपादान कारक कौन सा है और करण कारक कौन सा है। देखिए, हमने कहा कि करण कारक जो है वो आपको साधन का बोध कराता है। ठीक है, साधन का बोध कराता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं कलम से लिखती हूं। तो मेरे काम करने का साधन क्या है? कलम है। मैं किससे लिखती हूं? मैं कलम से लिखती हूं। ये आपका हो गया साधन। ठीक है, और साधन किसमें आता है आपका? करण कारक। ठीक है, तो ये आपका हो गया साधन करण कारक। ठीक है, और यहां पर जो दूसरा आप देख सकते हैं, वह छत से गिर पड़ा। देखिए, दोनों ही आप देख सकते हैं विभक्ति चिन्ह जो है वो से है। आप दोनों ही परसर्गों को ध्यान पूर्वक देखिए, से है, लेकिन प्रयोग किस तरह से हुआ है, कि क्या किस तरह से हमने उनको डिफाइन किया है, किस तरह से हमने उनको अलग अलग तरीके से पहचाना है। तो मैं कलम से लिखती हूं, ये आपका साधन बोधक है, साधन के बारे में बता रहा है, तो ये साधन करण कारक कहलाएगा। वह छत से गिर पड़ा, तो छत से गिर पड़ा जो हमारा ये शब्द है, ये अलग होना या पृथक्करण को दिखाता है। अलग होना या पृथक्करण को दिखाता है। तो देखिए, ये किसमें होता है? ये आपका होता है अपादान कारक में। तो आप इसमें लिखेंगे अलग होना, और ये है अपादान कारक। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों को अलग अलग पहचाना कि कौन सा जो से है वो आपका साधन बोधक है, यानी कि साधन बोधक में करण कारक है, और कौन सा जो से है वो आपका पृथक्करण को दिखाता है, यानी कि अपादान कारक आपका है। तो ये एक विशेषता थी दोनों के बीच में। अब नंबर 6 जो हमारा था, देखिए हमने यहाँ पर 8 अलग भेद बताए थे कारकों के। कौन कौन से 8 भेद बताए थे, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध, अधिकरण एवं संबोधन। तो अभी तक हम 5 यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक और संप्रदान कारक। इन पांचों को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे संबंध कारक। नंबर 6 है संबंध कारक। और संबंध कारक की विभक्ति क्या बताई थी हमने? संबंध कारक की क्या विभक्ति हमने बताई थी यहाँ पर? देखिए, संबंध कारक की विभक्ति हमने बताई थी का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, और ना, ने, नी। ठीक है, हमने यहाँ पर संबंध कारक की विभक्ति क्या बताई थी? का, के, की और इसी तरह से रा, रे, री। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि संबंध कारक होता क्या है। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि संबंध कारक है, संबंध को बताने वाला है। ठीक है, तो संबंध कारक है। तो यहाँ पर हमने कहा संज्ञा के जिस रूप से, इसको एक बार लिख लेते हैं, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों
वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है। ठीक है, वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। आयुष यह आयुष का घर है। यह नेहा का विद्यालय है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह आयुष का घर है, यह नेहा का विद्यालय है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो संबंध कारक, आप कैसे पहचानेंगे इस वाक्य में कि संबंध कारक क्या है। तो यहाँ पर दो संज्ञा या सर्वनामों के साथ अगर आप किसका और किसकी, यहाँ पर संज्ञा, दो संज्ञा और सर्वनामों के बीच में अगर आप किसका और किसकी शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो आपका संबंध कारक होगा। जैसे यह आयुष यह किसका घर है। ठीक है, यह किसका घर है, तो सर्वनाम है आपका यहाँ पर यह किसका घर है, आपको उत्तर मिलेगा आयुष का। यह किसका विद्यालय है, आपको उत्तर मिलेगा नेहा का। तो ये जो शब्द है यहाँ पर, ये आपके संबंध कारक है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स लेते हैं, और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यह पुलिस की गाड़ी है। यह पुलिस की गाड़ी है। तो यह किसकी गाड़ी है, यह पुलिस की गाड़ी है। ठीक है, यह पुलिस की गाड़ी है। तो इस तरह से आपने इन वाक्यों में, ये जो हमने यहाँ पर 3 वाक्य लिखे, यहाँ पर आपने आयुष का विद्यालय से, नेहा का घर से और पुलिस का गाड़ी से, तीनों वाक्यों में आप क्या देख रहे हैं, हमने कहा यह आयुष का घर है, यह नेहा का विद्यालय है, यह पुलिस की गाड़ी है। तो इन तीनों वाक्यों में आयुष का आपने विद्यालय से, ठीक है, और नेहा का, सॉरी, आयुष का हमने घर से, नेहा का विद्यालय से और पुलिस का गाड़ी से हमने यहाँ पर क्या दिखाया है, संबंध दिखाया है, गाड़ी से संबंध बताया है, और इन वाक्यों का ये संबंध कारक है। ठीक है, इन वाक्यों का ये संबंध कारक हमने यहाँ पर दिखाया है। और आपको यहाँ पर विभक्तियां हमने बताई थी कि जो संबंध कारक की विभक्तियां होती हैं वो रा, रे, रे भी होती हैं। ठीक है, काके की, रा, रे, री और नाने, नी, ये हमने लिखा हुआ है संबंध कारक की विभक्तियों के बारे में। तो संबंध कारक को हम एक बार और जानेंगे। देखिए, हमने कहा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों, ठीक है, जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह आयुष का घर है, यह नेहा का विद्यालय है, यह, हम कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यह सीमा की पुस्तक है, यह रचित का
पेन है। तो इस तरह से जो भी हम शब्द लिखेंगे तो ये व्यक्ति और वस्तु के बीच का जो संबंध है वो आपको बताएगा, उसी को हम संबंध कारक कहेंगे। जैसे हमने यहाँ पर कहा आयुष का यहाँ पर संबंध घर से बताया गया है, नेहा का विद्यालय से और पुलिस का गाड़ी से। ठीक है, तो इस तरह से हमने संबंध कारक को भी कंप्लीट करके पढ़ लिया है और बहुत ही आसानी से हमने इसे समझा। अब हम नंबर 7 अधिकरण कारक, ठीक है, अधिकरण कारक को हम पढ़ेंगे कि अधिकरण कारक क्या होता है और अधिकरण कारक का जो विभक्ति है यानी कि जो परसर्ग है वो क्या है। मैंने आप लोग से होमवर्क में ये दिया था और आप लोग से बार बार कह रही हूँ कि आप इनकी विभक्तियों को जरूर याद करें, इनकी विभक्तियों को जरूर पढ़ें। तो देखिए अधिकरण कारक क्या है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में परसर्ग होता है मैं और पर। ठीक है, मैं और पर, ये इसके दो यहाँ पर क्या होते हैं, परसर्ग और विभक्ति चिन्ह भी आप इनको कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया आश्रय क्रिया के जो आश्रय या फिर आधार का ज्ञान होता है, किसी भी क्रिया के आश्रय या आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिस भी संज्ञा के रूप से हमें ये ज्ञात होता है कि यही क्रिया का आधार है, यही क्रिया का आश्रय है, यानी कि यहीं से क्रिया प्रारंभ हुई है, मेल आधार जो है क्रिया का वो यहाँ है। ठीक है, तो इसको हम पहले परिभाषा को लिखेंगे और उसके बाद इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आश्रय या आधार का ज्ञान हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है, स्थान और समय का भी आपको बोध होगा, क्योंकि हमने आधार कहा है। आधार यानी कि जहां से क्रिया प्रारंभ हुई है, यानी कि जहां पर क्रिया हो रही है, या ये जो क्रिया का प्रमुख आधार है। तो आधार के अंतर्गत आपको समय और स्थान का भी ज्ञान होगा। तो अब आप सेंटेंस देखेंगे, वाक्य देखेंगे, आपको जहां पर समय और स्थान का बोध हो वो भी आपका अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जहां पर आपको समय और स्थान का बोध होगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे शेर जंगल में है, शेर जंगल में है, या तोता पेड़ पर बैठा है, तोता पेड़ पर बैठा है। ठीक है, और इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लड़का
कमरे में बैठा है या कुछ और। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम प्रश्न करें, अधिकरण कारक पहचानना है हमने इस वाक्य में। शेर जंगल में है, तोता पेड़ पर बैठा है। अब आपको इस वाक्य में अगर अधिकरण कारक पहचानना है तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रश्न करना होगा कहाँ और किस में। ठीक है, कहाँ और किस में, इस तरह से आपने प्रश्न करना होगा और जो भी आपको उत्तर मिलेगा वही आपका अधिकरण कारक होगा, यानी कि उसे ही आप अधिकरण कारक कहेंगे। तो हम प्रश्न करेंगे, शेर कहाँ रहता है? शेर कहाँ रहता है? जंगल में। तो शेर का आधार क्या है या शेर का आश्रय क्या है? जंगल है। शेर कहाँ रहता है? शेर जंगल में रहता है। ठीक है, इसी तरह अगला यहाँ पर जो पॉइंट है, अगला जो हमने वाक्य लिखा हुआ है, तोता पेड़ पर बैठा है। तोता कहाँ बैठा है? अगर आप प्रश्न करते हैं तोता कहाँ बैठा है तो आपको जो उत्तर मिलेगा, तोता पेड़ पर बैठा है। तो ये आपका अधिकरण कारक है और आप इसको इस तरह से पहचान सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर इसको आश्रय या आधार का ज्ञान होना भी बताया है। तो आपको अगर इस तरह से कहीं पर वाक्य दिखाई देता है और आपको कहा जाता है कि यहाँ पर कौन सा कारक है, यहाँ पर कौन सा कारक है, तो आप उसको इस तरह से, जब आपको पता होगा कि कौन से कारक की पहचान किस तरह से होती है, तो यहाँ आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला कारक उपस्थित है या ये वाला कारक यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखिए, अब हमने जब यहाँ पर कहा कि वाक्यों में, जो वाक्य हमने यहाँ पर लिखे उसमें हमने कहा कि जंगल में और पेड़ पर, ये जो शब्द यहाँ पर दिए हैं इसके द्वारा क्रिया के आधार का ज्ञान हमें हो रहा है। यानी कि शेर जंगल में है तो क्रिया का आधार क्या है? जंगल में। इसी तरह से जो दूसरा शब्द है पेड़ पर, तो क्रिया का आधार क्या है? पेड़ पर। तो इसी तरह से ये जो शब्द है ये आपके अधिकरण कारक हैं और आशा करती हूँ कि आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, इसमें कोई भी किसी के साथ यहाँ पर, जैसे हमने पीछे अपने बाकी के जो कारक यहाँ पर पढ़े थे उसमें आपने देखा कि कई बार चीजें रिपीट हो रही हैं जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारे में आ रहा है, लेकिन ये वाला आप देख सकते हैं हमने बहुत ही आसानी से स्पष्ट रूप से यहाँ पर पढ़ लिया है और समझ लिया है। नेक्स्ट नंबर 8 जो है उसे हम पढ़ेंगे, अंतिम संबंध कारक। संबंध, संबोधन कारक, संबोधन कारक, संबोधन कारक। संबोधन कारक में हमने कौन कौन सा आपको यहाँ पर चिन्ह बताया था? विभक्ति का या परसर्ग कौन से बताए थे? हे, रे, अरे, ओ, ये संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है या कहे तो संबंध कारक के परसर्ग है। हे, रे, अरे, ओ। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इजी है क्योंकि आप देख सकते हैं संबोधन कारक हमने कहा इसको, तो संबोधित हम जब कर रहे हैं, देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस भी रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो, ठीक है, हमने कहा संबोधन, संबोधित करना यानी कि किसी को बुलाना। तो जब आप संबोधन बोल रहे हैं तो उसी से आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि क्या इसकी परिभाषा यहाँ पर होगी। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से आपको किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो रहा हो, पुकारने का पुकारना प्रकट हो रहा हो, पुकारना प्रकट हो रहा हो, आप उसे क्या कहेंगे? संबोधन कारक कहेंगे। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं पहले परिभाषा के रूप में, फिर हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे।
संज्ञा सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को बुलाना या पुकारने का बोध हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं पुकारना प्रकट हो, यानी कि पता चले। ठीक है, बुलाना या पुकारने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखेंगे अरे बच्चों, शोर मत करो। शोर मत करो। अरे बच्चों, शोर मत करो। ठीक है, अगला, हे भगवान, उसे सद्बुद्धि प्रदान करें। अरे बच्चों, शोर मत करो, हे भगवान, उसे सद्बुद्धि प्रदान करें। या अगर हम किसी और को अगर बात करेंगे, अरे मोहन, तुम कब आए? ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी यहाँ पर जब इस तरह का संबोधन शब्द लिखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जैसे आपने देखा कि जो ये वाक्य हमने यहाँ पर लिखे हैं, तो बच्चों को, मोहन को और भगवान जो शब्द है, इससे आपको पुकारना प्रकट हो रहा है। जैसे आपने कहा अरे बच्चों, शोर मत करो, तो सबसे पहले हमने क्या चीज यहाँ पर जानी थी? इसके लिए हमने कहा 1 से लेकर 7 तक जितने भी यहाँ पर कारक है वो या तो वाक्य के बीच में लगेंगे या फिर वाक्य के अंत में लगेंगे। लेकिन ये जो संबोधन कारक जो आपका है, ये वाक्य के शुरुआत में लगता है, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है इन्हीं शब्दों से। जैसे कि हमने यहाँ पर कहा अरे बच्चों, शोर मत करो, हे भगवान, उसे सद्बुद्धि प्रदान करें, अरे मोहन, तुम कब आए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो शब्द है, इनसे संबोधन का भाव प्रकट हो रहा है, यानी कि किसी को संबोधित किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, तो इसीलिए हमने इसे संबोधन कारक कहा। और ये हमारे अरे, हे, ओ जो शब्द है, ये हमारे संबोधन कारक चिन्ह है या संबोधन के विभक्ति चिन्ह है या संबोधन के परसर्ग है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कारक से जुड़ा हुआ ये जो पूरा चैप्टर है, पाठ है, कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही अच्छे से हमने इसको पढ़ा, सारे जो इसके भेद है
वो हमने पढ़ लिए हैं। 8 के 8 भेद और सभी 8 भेदों के विभक्ति और परसर्ग भी हमने याद कर लिए हैं। और इनमें अंतर और इनको पहचानने के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं वो हमने ध्यान रखने योग्य बातें जो है वो हमने सीख ली है। तो अब कुछ जरूरी पॉइंट्स जो हमने इस पाठ में सीखे वो हम जानेंगे। सबसे पहली बात हमने इस पाठ में क्या सीखी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, संबंध क्रिया से। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है। ये हमने पूरी परिभाषाएं लिखी है, केवल हम यहाँ पर याद करेंगे कि जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पर जाना कि वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। नंबर 2, क्रिया करने वाले का बोध जहां पर होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया करने वाले का बोध, करने वाले का बोध और उसे क्या कहेंगे? कर्ता कारक। ठीक है, उसे कहेंगे कर्ता कारक। जहां पर क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है। ठीक है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि कर्ता का जो क्रिया का प्रभाव है वो कर्ता पर ना होकर किस पर होता है? संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का जब प्रभाव होता है, क्रिया का प्रभाव होता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। ठीक है, अगला हमने पढ़ा क्रिया के साधन को। ठीक है, नंबर 3, क्रिया के साधन को, क्रिया के साधन को क्या कहा हमने? करण कारक। ठीक है, क्रिया के साधन को क्या कहा हमने? करण कारक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जिसके लिए कोई काम करे या जिसको कुछ दे। ठीक है, जिसके लिए कोई काम करे या जिसको कुछ दे उसको हमने क्या कहा? संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई काम या कुछ दिया जब जाता है, यानी कि उपकार का भाव जहां पर आता है वहां पर क्या होता है? संप्रदान। ठीक है, संप्रदान कारक वहां पर होता है। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट क्या जाना कि अलग होने का भाव जहां पर प्रकट होता है, यानी कि पृथक्करण का भाव जहां पर प्रकट होता है। अलग होने का भाव, अलग होने का भाव वो किसमें होता है? अलग होने का भाव अपादान कारक। ठीक है, ये अलग होने का भाव जिसमें होता है अपादान कारक। और अब संबंध प्रकट करने वाला। ठीक है, संबंध प्रकट करने वाला। संबंध प्रकट करने वाले को क्या कहेंगे? संबंध कारक। देखिए फिर से हम इसको रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर और केवल एक पंक्ति में हम चीजों को समझ रहे हैं। संबंध प्रकट करने वाले को हमने कहा संबंध कारक। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम से, जिस संज्ञा या सर्वनाम से हमें
क्रिया के आधार का बोध हो, क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया के आधार का बोध जहां पर होता है, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक होता है, जहां पर क्रिया का आधार हमें पता चलता है। और जिस शब्द से किसी को पुकारा जाता है, अंतिम हमने क्या पढ़ा था? जिस शब्द से पुकारने का बोध होता है, ठीक है, उसे हमने क्या कहा? संबोधन, संबोधन कारक। तो इस तरह से हमने 8 के 8 कारक यहाँ पर पढ़े। और सबसे पहले हमने यहाँ पर सबसे जरूरी चीज एक हमने जानी कि कारकों के संबंध को प्रकट करने वाले जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, इन कारकों को प्रदर्शित करने के लिए, जो इन कारकों को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग या कारक चिन्ह कहा जाता है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर से बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ समझा और बहुत कुछ ग्रहण किया जाना। अब हम इस पाठ से जुड़ा हुआ कुछ अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर करेंगे। जैसे कि हम अगर कहें, नेहा डैश पुस्तक पढ़ी, ये फल डैश को दे दो, मेरे पिताजी डैश बैग है। तो यहाँ पर इस तरह से आप, अगर आपके पास हिंदी की कोई पाठ्य पुस्तिका है, तो आप उस हिंदी की पाठ्य पुस्तिका से इसमें जो आपके अभ्यास के प्रश्न हैं उन्हें आप कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने कारक से जो जुड़ा हुआ हमारा ये पाठ है, इसे बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है और पूरे चैप्टर को रिवाइज भी कर लिया है। तो आशा करती हूँ आपको कारक जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम अपने आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।